Brought to you by V-Guard. भाजपा अखिलेश यादव कल नगीना आए, वो प्रचार कर गए। सबसे पहले आकाश आनंद ने प्रचार यहीं से शुरू किया। मायावती कल बिजनौर में थी। सब क्यों चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जीत न पाए, नेता न बन पाए? आप कह रहे हैं आपको तरकीबें पता है, काम निकलवा के लाएंगे। देखो ऐसा है, वकील हूँ मैंने गोरखपुर का चुनाव मुख्यमंत्री के सामने जाके लड़ा, सबक सिखाने के लिए लड़ा। लोग कहते हैं कि आप भविष्य के मुख्यमंत्री होंगे। बस मैं चाहता हूँ संविधान सुरक्षित रहे। आप क्या खुद भी सवर्णों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का जाते हैं उनके बीच प्रचार? आप मंदिर जाते हैं। सरकार केंद्र में बीजेपी की नहीं बन पा रही है और कुछ सीटों की जरूरत है, कुछ सांसदों की जरूरत है और आप सांसद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप किसका साथ दें? क्या करें? मैं कभी बीजेपी देश की कुछ चर्चित लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा भी आएगी, जहां से आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं कि हर जितना विपक्षी पार्टियां हैं या फिर वो केंद्र शासित पार्टी हो, भाजपा अखिलेश यादव कल नगीना आए, वो प्रचार कर गए। सबसे पहले आकाश आनंद ने प्रचार यहीं से शुरू किया। मायावती कल बिजनौर में थी, वो आपके खिलाफ बिना नाम लिए बोल गई। तो सबको दिक्कत चंद्रशेखर आज़ाद से ही क्यों है? सब क्यों चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जीत न पाए, नेता न बन पाए? कारण क्या है इसका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की राजनीति हम करते हैं, जनता की राजनीति, जनहित की राजनीति, वो राजनीति जो स्थापित लोग हैं उस राजनीति से शायद वो दूर है। उनका मकसद है कि कोई नया कंपटीटर ना खड़ा हो, कोई नए दौर में नई तरह की राजनीति ना आए। और ये मैं समझता हूँ मेरे जैसी राजनीति सब व्यक्ति करनी चाहिए कि हर व्यक्ति के दुख सुख में साथ दें और जनता के मुद्दों की राजनीति करें, ना धर्म की, ना जाति की, ना जो है झूठ फरेब की, धोखे की, भ्रष्टाचार की। जनता के मुद्दों की और जनता के हितों की और उनके अधिकारों की राजनीति करें। मैं अपने काम को बहुत जिम्मेदारी से अदा कर रहा हूँ। जो भी आया सब मेरे खिलाफ ही लड़ा। ऐसा लगता है सब मिलकर मुझे हराना चाहते हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री 3 बार आ गए हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, बस मोदी जी की कमी थी, शायद उनको समय नहीं मिला, वरना वो भी आते। बीएसपी के भी साथ सीनियर रैंक, समाजवादी के 2 बार आ गए हैं, आम आदमी पार्टी के उनके साथ आए संजय सिंह जी, हाँ, जो खुद बात करते थे कि भाई हमें जो है ये परिवारवाद की राजनीति को ख़त्म करना है। तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा हूँ और देख रहा हूँ भाई कौन इस लड़ाई में मुझे रोकने में और कौन मेरी मदद कर रहा है। मैं यहाँ की जनता का धन्यवाद दूंगा नगीना कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, उन्होंने राजनीति का जो मदद के लिए राजनीति है उस अवसर को मुझे विश्वास दिलाया कि वो अवसर मुझे देने वाले हैं। तो अच्छी बात है, अगर वो दूसरे साथी आ रहे हैं तो उसका मतलब यहाँ हम मजबूत हो रहे हैं, तभी उनको बार बार आना पड़ रहा है। राजनीति में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आप कहीं जो है कमज़ोर हैं तो भी आप वहाँ बार बार मेहनत करेंगे, अगर आप ताकतवर हैं तो बार बार नहीं जाते हैं, फिर तो आप भरोसे में रहते हैं कि वो तो हमारी जीती सीट है उस पर नहीं। तो यहाँ हम आज़ाद समाज पार्टी, भाजपा, समाजवादी और बसपा तमाम लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। और कल तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कितना बड़ा लेटर जो है मुझे अभी वो मिला, लिखा मेरे खिलाफ कि चंद्रशेखर के आवागमन पर रोक लगाई जाए, इनके साथियों को यहाँ से निकाला जाए और ये भय का माहौल बना। सारी सरकार आपके, सारी सरकारी मशीनरी आपके पास है, केंद्र में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, आपके नेता प्रधानों को बुला के धमका रहे हैं, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, बीडीसीओ को धमका रहे हैं, डीलर्स को धमका रहे हैं। आपके कार्यकर्ता तमाम जो है, आपके नेता कार्यकर्ता, आपके विधायक तमाम जो है मुसीबतें लोगों के ऊपर पाबंद कर रहे हैं। अब तो मुझे ये भी खबर है कि पैसा बांटने लगे हैं। तमाम प्रयास आपके लोग कर रहे हैं अकेले चंद्रशेखर यादव को रोकने के लिए। आपके लोग तो, हमारा कार्यालय तो 5 बजे बंद करा दे, लेकिन भाजपा कार्यालय रात को 11 बजे तक खुलते रहे, उन पे से एक बोर्ड भी नहीं हटा। तो इसका मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग कर रही है चंद्रशेखर यादव को रोकने के लिए, जो कि जनता ने उसको नामुमकिन जैसा कर दिया, क्योंकि जनता बहुत बड़े पैमाने पर आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर यादव को मदद कर रही है। बिल्कुल। खास तौर पर जब आपके समर्थकों से बात करें या जिस विचारधारा से आप निकले हैं उसकी बात करें, तो उसकी फिलहाल जो सबसे बड़ी नेता हैं वो मायावती जी हैं, और उनके जो अभी आप कह सकते हैं कि लेगेसी संभाल रहे हैं आकाश आनंद। उन दोनों को बयान आपने सुने होंगे, आपको छोटी पार्टी बता रहे हैं, वोट काटने वाली पार्टी बता रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपके समर्थकों से बात सुनी कि आप कभी भी उनका असम्मान नहीं करते, आपने हमेशा सम्मान देने का प्रयास किया,
इन दोनों ही नेताओं को? आपकी कभी मुलाकात हुई, कभी बातचीत हुई इन दोनों नेताओं से कभी? मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। हमारे एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं अपना काम कर रहा हूँ। उन्होंने जितने दिन सेवा करनी थी की, जनता ने उनको पूरा मौका दिया। 4 बार चीफ मिनिस्टर हुए, जितना काम उनके, देखिए सबसे पहले सफलता यहाँ से मिली थी, बिजनौर से। और बिजनौर को आप जाकर देखो तो आपको ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल देहात हो। जो यहाँ के शहर भी हम, उसमें भी यातायात की कोई व्यवस्था नहीं, जाम से बड़ा परेशान है, कोई बहुत अच्छी मतलब साफ़ सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको जनता ने तो मदद करा दी थी, लेकिन आपने नहीं मदद की। तो ये तो मैंने तो इसको कर्म भूमि बनाया, तो इसकी सेवा ऐसे करूँगा जैसे मातृभूमि की तरह करते हैं। इस मिट्टी का सम्मान करूँगा हमेशा। अगला सवाल मेरा इसी पे था। अब चुनाव पर ही बात कर लेते हैं आपके नगीना लोकसभा से, क्योंकि पिछले 3 बार जब से ये सीट बनी अस्तित्व में आई है, लगातार 3 बार 3 लोगों को खारिज किया है, और इस बार भी सब नए प्रत्याशी हैं। तो क्या ये जो बार बार खारिज करने का दौर है, क्या वो आपके साथ समाप्त हो सकता है? आप ऐसे क्या प्रयास कर रहे हैं? जनता को भरोसा कैसे दिला रहे हैं? भाजपा को तो पहले इसलिए खारिज कर दिया, भाजपा प्रत्याशी को, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार के MLA, इसलिए उनको खारिज कर दिया कि भाई ये आदमी तो अपने लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर पाया, लोकसभा में क्या करेगा। बच्चे दोनों को यहाँ की जानकारी नहीं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। एक चंदौली से आते हैं, बहुत दूर से। पॉलिटिकल उनका, अभी नौकरी छोड़िए, पॉलिटिकल उनको बहुत वो नहीं है कि भाई लोगों की समस्या क्या है। कुर्सी बैठ के तो सब हरा हरा लगता है, अभी भी अधिकारी की पोशाक से बाहर नहीं निकले हैं। दूसरे जो हैं वो बहुत दूर से, मुजफ्फरनगर से लाके, और वो 80 साल के करीब हैं। वो बेचारे तो बहुत सीधे सच्चे आदमी, वो किसी कुछ कहते भी नहीं है। वो तो कहते हैं भाई, कई जगह तो मुझे लोगों ने बताया कि वो कह रहे भाई अगर मुझे नहीं देते तो चंद्र रात को दे देना, लेकिन मतलब जिता लेना, इस मोमेंट को जिंदा रखना। आप कह रहे हैं कि विपक्ष में जो आपके खड़े हैं उनको मुद्दे नहीं पता। आपके हिसाब से क्या बड़े मुद्दे नगीना? देखिए, नगीना नहीं, देश भर के मुद्दे। लोकसभा का चुनाव है, सिर्फ नगीना के मुद्दे नहीं, देश भर के मुद्दे हैं जी। महंगाई, बेरोजगारी, तो ये जो कानून व्यवस्था की जो बदहाली हुई है, तमाम तरह से जो है, जिस तरह से रुपए की वैल्यू गिर रही है, जिस तरह से जो है हम पे कर्ज बढ़ रहा है, जिस तरह से जो है यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है रोज़गार के लिए, यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, एक भी हायर सेंटर नहीं है, स्पोर्ट कॉलेज नहीं है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, तो यातायात के सही साधन नहीं है, रेलों के बहुत स्टॉपेज नहीं है, बहुत दूर तक रेल ट्रैफिक की व्यवस्था, उसकी रेल यातायात की व्यवस्था नहीं है, बाढ़ की समस्या है, खो की समस्या है, मील समय पे पैसा नहीं देती है, आवारा पशुओं की समस्या है, गुलदार की समस्या है। 25 लोगों की जान चली गई गुलदार से, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे आप अगर जीतते हैं तो आप कैसे ठीक करेंगे इन चीज़ों? क्योंकि एक सवाल ये भी उठता है कि मान लीजिए कि केंद्र में सरकार बीजेपी की बनती, मान लीजिए अगर, और आप यहाँ से सांसद बनते हैं, वो तो डबल इंजन की बात करते हैं, फिर तो सिंगल इंजन बचेगा उनके दावे के अनुसार, और जैसा कि लोक समर्थक और तमाम दावे करते हैं जानकार, कि फिर काम करना मुश्किल होगा ऐसे में, तो कैसे करेंगे फिर? देखिए, ऐसा है, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम अपने अधिकारों को लेना जानते हैं। हमने केंद्र सरकार को कई बार जो है ना उनके दांत खट्टे किए हैं, 2 अप्रैल 2018 में भी किए थे। हम सड़कों पे भी लड़ेंगे और यहाँ के मुद्दों को जाके पार्लियामेंट में मजबूत से उठाएंगे। सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार का झूठ जो है, जो बात करती है, वो भी जनता को बताएंगे, और फिर उसके लिए अगर आंदोलन करने पड़े, पार्लियामेंट में नहीं सुनेगा, पार्लियामेंट के बाहर सुनेंगे, वहाँ सुनेंगे, तो यहाँ सुनेंगे जनता के दरबार में। हम अपना काम करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हम ये क्यों कहते हैं कि वो सुनेंगे नहीं? भाई वो बैठे क्यों हैं? हमारे यहाँ से भी तो टैक्स जाता है ना, हमारी भी तो हिस्सेदारी है ना, यहाँ के लोगों को तो अवसर मिलने चाहिए ना, यहाँ भी तो काम होना चाहिए ना, तो वो हम करवाएंगे ना। हम पढ़े लिखे वकील लोग हैं, तो हम नहीं जानते कैसे होता है काम, हमें पता है कैसे होता है। आप कह रहे हैं आपको तरकीबें पता है, काम निकलवा के लाएंगे? देखो, ऐसा है, वकील हूँ मैं, और आज अगर पूरे सिस्टम को आप वो करोगे तो सरकार के सामने मजबूत दलील की ज़रूरत है, और दलील जो है वो वकील ही दे सकता है, जज नहीं दे सकता है। कोर्ट में जब वकील दलील पेश करता है तो जिसको निर्दोष को सज़ा करने के लिए मन बनाए बैठे होते हैं अधिकारी, जज, वो उसको इंसाफ मिल जाता है। तो वकील की दलील बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो यहाँ तो वकील भी बहुत मजबूत है और दलील भी बहुत मजबूत है और ज़मीनी सच्चाई से भी अवगत है। तो जब मैं डांटे जाके सरकार के सामने रखूँ तो मजबूर कर दूँ इस क्षेत्र में काम कराएं, और हो सकता है कि सरकार ही ना बचे भाजपा की। आपके चुनाव की जब बात होती है तो गोरखपुर चुनाव की बात जिक्र आता है, और उसमें जो रिजल्ट रहा उसका जिक्र आता है, तो उसको किस तरीके से लेते हैं आप? सबक के तौर पर लेते हैं, सीख के तौर पर लेते हैं, और उसको जब इस चुनाव से कंपेयर करते हैं तो क्या अलग है और क्या सीखा और क्या नया कर? पहली बात तो ये है कि एक गरीब आदमी का चुनाव लड़ना ही लोकतंत्र में बहुत बड़ा चमत्कार है। लोकतंत्र में तो ये चमत्कार नहीं माना जा सकता, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में चमत्कार है, जहाँ धन के आधार पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
जहाँ चुनाव आयोग कहता हो कि आप 95 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो समझिए इस देश में 100 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनकी हैसियत नहीं 95 लाख रुपए की, तो वो तो चुनाव से बाहर ही है। यानी कि कुछ परिवार ही मिलकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अब आप महसूस कीजिए, मैंने गोरखपुर का चुनाव 7 दिन में लड़ा, मुख्यमंत्री के सामने जा सीना तान के जाके लड़ा, सबक सिखाने के लिए लड़ा। मुझे वहाँ सफलता नहीं मिला क्योंकि मेरा क्षेत्र नहीं है और बहुत सी तैयारी भी नहीं थी। 7 दिन में क्या तैयारी होती है, नया आदमी कहीं चला जाए। फिर भी मैंने उससे सबक लिया और 3 से काम करना शुरू कर दिया। यहाँ हमारे 8 पहले जीते हुए जिला पंचायत है, जनता जिताए। और फिर हमने यहाँ बूथ कमेटी बना के सेक्टर, बिना बूथ कमेटी चुनाव नहीं हो सकता बिना सेक्टर कमेटी के, तो हमने यहाँ बूथ कमेटी बनाई, सेक्टर कमेटी में तमाम कमेटियाँ बना के हमने यहाँ भाईचारा कमेटी बना के एक बूथ पे 3 कमेटियाँ हैं, भीम आर्मी की, आज़ाद समाज पार्टी की और भाईचारा कमेटी। 3 कमेटियों के जरिए हम लोग बूथ पे चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूत चुनाव, बहुत मेहनत की है, गाँव जाकर लोग अपील किए और सभी जाति धर्मों के लोग वोट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है जी। अखिलेश यादव, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का दावा किया जाता है, मीडिया रिपोर्ट से कि 1.5 साल पहले आपसे कहा था कि नगीना से आप चुनाव लड़िए, हम समर्थन करेंगे। क्यों पलट गए उसके बाद? वही जानते होंगे, वादा तो किया था। वादा किया था तो आपसे क्या बातचीत, कुछ बातचीत वाकई हुई थी जो मीडिया रिपोर्ट चलती हैं? नहीं, वादा किया था, उन्होंने कहा था मैं मदद करूंगा, लेकिन बाद में क्यों पलटे वो वही जानते होंगे। अक्सर हमने आपको ये कहते सुना है कि दलित समाज के लोगों को मंदिरों में जाने को नहीं मिलता है, घोड़ी चढ़ने की जब बात आती है, बारात निकलती है तो रोक दिया जाता है, और ऐसी खबरें आती भी रहती हैं लगातार। आपका क्या मानना है कि ये चीजें बढ़ रही हैं या घट रही हैं? आप बताओ क्या अंत है इनका, अंत क्या है, सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप बताओ ये बढ़, मेरे मुंह से क्यों सुन रहे हो? आप कह रहे हो कि मैं खुद कह रहा हूँ कि मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें लगातार आती है ना, तो मीडिया रिपोर्ट्स में क्या तो मीडिया झूठी होगी? नहीं, खबर तो आती है तो सही बात, खबर आती है तो होगी ना, बिल्कुल सच ही है। पहला, खबर आती है तो यानी कि सच्चाई है। और दूसरी बात ये है, आपने कहा सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन यही है कि जब तक ये वंचित वर्ग पॉलिटिकल पावर हासिल नहीं करेगा, कमजोर ताकतवर में कभी समझौता नहीं होता। जब हम ताकतवर होंगे तो फिर हमारी समस्याओं का हल हमें मिलेगा। जब शासन प्रशासन को चलाने वाले हम लोग होंगे, तब जो है शासन प्रशासन जिम्मेदार से काम करेगा। संविधान तो सारी तरह की गैर बराबरी को रोकता है, लेकिन जब बीच में जो अधिकारी सरकार के इशारे पर काम करते हैं वो जिम्मेदारी नहीं उठाते, तो ये नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर हासिल करें। जैसे बाबू साहब ने कहा, पॉलिटिकल पावर एकदम मास्टर की राजनीतिक सत्ता और चाबी जो सारी समस्या हल कर देगी। ये क्या है, हम तो जातिहीन समाज की बात कर रहे हैं कि जातिहीन समाज बने, छुआछूत भेदभाव खत्म ही हो जाए। तो वो तभी होगा जब हम पॉलिटिकल पावर हासिल करें, उसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप मंदिर जाते हैं? मैं हाँ जाता हूँ बहुत सारी आस्था की जगहों पे, जहाँ जिनमें मेरी आस्था है। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से मुद्दा लगातार बनाया जा रहा है, उसके बारे में क्या विचार है आप, इस मुद्दे के बारे में, राम मंदिर के बारे में? मेरा चुनाव में विचार है कि 3.5 टन सिलेंडर 1150 रुपये का दिया जा रहा है, 150 रुपये का आने वाला बिजली का बिल 600-700 रुपये का दिया जा रहा है, और जो 45-50 रुपये पेट्रोल आता है वो 100 रुपये का आ रहा है। छात्रवृत्ति मिल नहीं रही है, हायर एजुकेशन में जो है एडमिशन हो नहीं रहे हैं, भर्ती आ नहीं रही है, पुलिस भर्ती आई लीक हो गया पेपर, दरोगा भर्ती है भ्रष्टाचार हो गया, 69 शिक्षक भर्ती है भ्रष्टाचार हो गया। तो मेरे लिए लोगों के बुनियादी मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं धर्म के और उसके मुद्दों पे कुछ चर्चा नहीं करना चाहता, उस पर भाजपा अपना काम कर रही है और हमें लोगों को उससे उन मुद्दों से दूर रख के उनके जो वास्तविक मुद्दे जिनसे उनका विकास होगा उस पर काम करना है। हम तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानते हैं, जिन्होंने कहा मन चंगा तो कोठो दिन गंगा। हमारे तो सारे जो है, हमारा मन साफ सुथरा है तो सब धाम हमारे दिलों में है। बिल्कुल। 2007 में हमने पहली बार देखा जो कांशीराम जी ने मूवमेंट शुरू किया था, मायावती उत्तराधिकारी बनी और पहली बार फुल फ्लैश गवर्नमेंट आई 2007 में बीएसपी की। उसमें तमाम पॉलिटिकल जानकारों ने कहा कि उस गवर्नमेंट के आने के पीछे नए वर्गों का जोड़ना भी था, खासतौर पर सवर्णों को जोड़ना था, इस तरीके से बात की गई। आप क्या सोचते हैं इस विचार के बारे में, इस पॉइंट के बारे में, और आप क्या खुद भी सवर्णों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का, जाते हैं उनके बीच प्रचार? चुनाव लड़ रहा हूँ अपना, आफ्टर इलेक्शन 19 तारीख के बाद कुछ सोचना सोचूंगा। एक चीज़ मैंने और नोटिस की, अभी भी मैंने नोटिस किया, आप जो समर्थकों से अपने मिल रहे थे और मैंने कुछ वीडियोस भी देखे जिसमें लोग कहते हैं कि आप भविष्य के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा कहते हैं। आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, क्या रोड मैप आगे का? बस मैं चाहता हूँ संविधान सुरक्षित रहे और संविधान उन हाथों में रहे जो संविधान को निष्पक्ष तरीके से पूर्ण रूप से लागू करा सकें, जो आम जनता को उसका फ़ायदा मिले। अभी बुनियादी सुविधा से लोग वंचित है, खाने को अच्छी रोटी नहीं है, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है, सर ढकने के लिए अच्छी छत नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, सुख सुविधा नहीं है। सपने लोग कुचले जा रहे हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बेटियां हो, चाहे किसान हो, सबके सपने कुचल जा रहे हैं। उनके सपने पूरा करने में जो भी मेरा जीवन योगदान दे सकूँ, मेरे लोगों का आखिरी कतरा भी अगर काम आ जाए किसी के, तो मुझे इस बात की खुशी है। बिल्कुल।
शुरुआत जिस सवाल से मैंने की थी कि आपका साथ किसी ने नहीं दिया, जितने भी तमाम पार्टियां हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट काम कर रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसी ने आपका साथ नहीं दिया। मगर मान लीजिए कि कल को सरकार केंद्र में बीजेपी की नहीं बन पा रही है और कुछ सीटों की ज़रूरत है, कुछ सांसदों की ज़रूरत है और आप सांसद हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप किसका साथ देंगे, क्या करेंगे? मैं कभी बीजेपी की मदद नहीं कर सकता और मैं बिना किसी स्वार्थ के विपक्ष को मदद कराऊंगा। मेरी वोट से अगर सरकार विपक्षी बन रही होगी तो मैं बनाने में ज़्यादा मदद करूँगा बिना किसी स्वार्थ के। एक अंतिम सवाल मेरा क्षेत्र की जनता के लिए, जो नगीना के लोकसभा के लोग देख रहे हो, जो यहाँ के वोटर हैं, उनके लिए मैं जानना चाहूँगा कि वो जब अगर आपको सांसद बनने के लिए वोट देते हैं तो क्या 3 बड़े काम होंगे जो क्षेत्र के लिए आप करने के लिए एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ बेरोजगारी की समस्या। हम यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगा के रोजगार के अवसर पैदा कराएंगे और कुटीर उद्योग लगा के महिलाओं तक, बहनों तक, घर तक रोजगार पहुँचाएंगे। दूसरा, यहाँ अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल उनको बनाने का काम करें, क्योंकि बिना शिक्षा के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जहाँ क्योंकि एक तरफ बड़े बड़े हॉस्पिटल और स्कूल खुले हुए हैं जहाँ गरीब नहीं जा सकते, तो समान शिक्षा और सबके लिए शिक्षा, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, वकील, जज बने, जो भी पढ़ाई उसको करनी है, चाहे वो लॉयर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, सारी पढ़ाई इतने आसान पैसों में कि वो आराम से गरीब का बेटा भी पढ़ सके, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। और तीसरा, कानून व्यवस्था को हम लोग मजबूत करेंगे, बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें और कोई भी किसी के ऊपर नाइंसाफ़ी ना कर पाए। ये हमारी 3 पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद किसानों की समस्या हो, उसके बाद जो है मजदूरों की समस्या हो, उसके बाद सफाई कर्मचारियों की समस्या हो, तमाम जो है जो समान काम समान वेतन का फॉर्मूला वो लागू हो और संविदा पे जो काम और ठेकेदारी पे जो काम चल रहा है वो हट के निजीकरण खत्म करके जो है राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया जाए, बहुत सारी सरकारी नौकरियां लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और खूब शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। आपको ये जवाब, ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। Brought to you by V-Guard.